अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के एनालिसिस का आगाज करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ से। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी खत्म करने की। सबसे पहले मंडे की अगर कैलेंडर न्यूज़ के ऊपर देखा जाए तो मंडे वाले दिन कोई किसी भी किस्म की न्यूज़ नहीं है। यानी मंडे आप कह सकते हैं कि 22 तारीख को कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होगी। उसके बाद ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है जापानीज येन की, और मॉनेटरी बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट है। ऑलरेडी मैं अगर बैंक ऑफ जापान या जीबीपी जेपीवाई या जब जापानीज पेयर्स के ऊपर तबसरा करूं, खास करके जीबीपी जेपीवाई के ऊपर जो कि बहुत बाय जा रहा है, जिस वजह से जिसकी एक बड़ी रीजन बैंक ऑफ जापान का जो पॉलिसी रेट है वो माइनस के अंदर होना है। अगर ये थोड़ा सा भी इसको अपडेट कर देते हैं तो जापानीज जो येन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो रिपोर्ट आ रही है इसमें भी जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको माइनस के अंदर ही मेंटेन रखा जाएगा, जिसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि जो जापानीज येन है वो मजीद जो है वो वीक हो सकता है, और जीपीवाई पेयर जो है वो मजीद बुलिश जा सकता है। लेकिन एक टाइम पे जैसे ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज करना है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो जीपीवाई गिर भी सकता है। लेकिन फिलहाल पॉलिसी रेट अगर सेम रहता है और न्यूज के टाइम पे भी, क्योंकि अभी तक अपडेट ये है कि पॉलिसी रेट सेम ही रहेगा, और अगर यही रेट रहता है तो मेरा तजदिया ये है कि टेक्निकल एनालिसिस को देख कर जीपीवाई को टेक्निकल एनालिसिस की मदद से बाइंग की जाए। उसके बाद बैंक ऑफ जापान कॉन्फ्रेंस यानी मूव रहेगा, लेकिन मूव किस वक्त किस तरफ रहेगा ये न्यूज़ के बाद ही आइडिया होगा। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट रहता है तो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर तो चेंज नहीं होने वाला, यानी कि कोई चेंज होगी तो ही इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का बिहेवियर चेंज होगा टुवर्ड्स जेपीवाई। बट अगर यही डाटा रहता है तो जेपीवाई के टुवर्ड्स ट्रेडर्स का बिहेवियर जो है वो सेम नहीं रहने वाला। अब अगर बात की जाए दोस्तों वेडनेसडे की, तो सीपीआई की क्वार्टर रिपोर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है सीपीआई की क्वार्टर रिपोर्ट अमूमन। लेकिन अ, इस वक्त जो डाटा है सीपीआई का न्यूजीलैंड डॉलर का वो हाईली बीरिश है, हाईली नेगेटिव है। और इसको क्वार्टर रिपोर्ट को मैं तो न्यूज को रेगुलर न्यूज को ट्रेड इसको रेगुलर न्यूज के तौर पे ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। लाइक न्यूज के टाइम पे इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो होता है, जैसे अगर आप इंट्राडे पे काम कर रहे हो तो उस हिसाब से अगर आप इसको देख रहे हो कि भाई मैं सेल कर लेता हूँ या बाय कर लेता हूँ तो न्यूज आएगी तो हक में जाएगी, तो उस हक में ठीक रहेगी। उसके बाद जी आगे आ जाता है वेडनेसडे 24 तारीख को। वहां पे यानी वेडनेसडे को सीपीआई की ये रिपोर्टर, वेडनेसडे को आगे यूरो की फ्लैश में फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। उसके बाद जीबीपी की भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। तो प्यारे बच्चों, यूरो का जो फर्स्ट न्यूज है, फर्स्ट न्यूज का डाटा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको मिक्स नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी हैं। 1:15 पे दो है, 1:30 पे दो है, फिर 2 बजे दो है, फिर 2:30 पे जीबीपी की शुरू हो जाएंगी। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ हैं, जिसमें से दो जो हैं उनको लो इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट कंसीडर किया गया, और चार को हाई इम्पैक्ट कंसीडर किया गया है। पहली न्यूज अगर देखी जाए, फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो जिसका डाटा स्लाइटली पॉजिटिव है, बेहतरी की तरफ है। और अगर दूसरी न्यूज देखी जाए, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, बेसिकली दो सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कितनी ग्रोथ है और सर्विसेज सेक्टर की अंदर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस के कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसको, यानी फैक्ट्रीज वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर गिने जाते हैं। और सर्विसेज जैसे कोई सर्विस दे रहा है, कोई बंदा सर्विस बेच रहा है, काफी सारी चीजें जो हैं वो सर्विस के अंदर आती हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। जैसे टैक्स की कोई सर्विस दे रहा है, वेब डेवलपमेंट की कोई सर्विस दे रहा है, मैं आपको गाइडलाइन की सर्विस दे रहा हूँ, लॉयर्स हैं, तो ये सर्विसेज सेक्टर के अंदर आता है, तो वो भी स्ट्रांग हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ भी पॉजिटिव है। और फिर जर्मन फ्लैश सर्विसेज पीएमआई जो है वो स्लाइटली नेगेटिव है। तो टोटल चार न्यूज़ में तीन जो हैं वो पॉजिटिव हैं और एक बच्चों नेगेटिव है। अच्छा प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर ये लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, लेकिन इनका भी अगर मैं तबसरा कर दूं तो इसमें से भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब बल्कि तकरीबन सॉरी, ये दोनों पॉजिटिव हैं, हालांकि मीडियम इम्पैक्ट है लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं। ऐसा लगता है कि जो यूरो है, यूरो यूएसडी है, वो स्ट्रांग होगा। लेकिन एंट्री पॉइंट जो देनी है वो टेक्निकल एनालिसिस ने प्यारे बच्चों देनी है। उसके बाद है जीबीपी की न्यूज़, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है। जीबीपी भी इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो डाटा अवेलेबल है, एक
एक डाटा पॉजिटिव है और एक सर्विसेज का डाटा नेगेटिव है। तो मिक्स अप न्यूज़ है, यानी एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, इसका इफेक्ट किसी तरफ भी जा सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, और कैनेडियन डॉलर का वही एशर होगा जो हो रहा है। लाइक कोई इतना फोकस भी मैं नहीं कर रहा, और आप लोग भी मेरे ख्याल में कैनेडियन डॉलर को इतनी कोई शिद्दत से नहीं पढ़े होंगे। लेकिन कैनेडियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, उस वजह से ये है कि कोई खास मुझे नहीं लगता, जो हो रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलना है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है आगे, फिर डॉलर की, जिसमें डॉलर के स्लाइटली नेगेटिव है। उसके बाद फ्लैश सर्विसेज, ये भी एक नेगेटिव डाटा है, यानी डॉलर के लिए एक नेगेटिव न्यूज आ गई, और यूरो के लिए पॉजिटिव, और जीबीपी के लिए न्यूट्रल। उसके बाद मेन रिफाइनेंसिंग रेट है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट होते हैं। मेन रिफाइनेंसिंग रेट जो है वो सेम रहेगा, जिससे ये है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जैसे जेपीवाई मूव कर रहा है लॉन्ग टर्म में, वो इसलिए मूव कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट ही उन्होंने माइनस में रखा हुआ है, और ऐसा जेपीवाई के साथ ही होता है। बाकी जो पेयर्स होते हैं वो 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या मंथली रिव्यू करते हैं। अगर उनको जरूरत होती है कि हमें करेंसी स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो करते हैं। जेपीवाई के केस के अंदर वो इसी तरह लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था, और अब भी इसी तरह हो रहा है। अच्छा, मेन रिफाइनेंसिंग रेट वही है, जिससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी से ये है कि मूवमेंट यूरो की इस वीक अच्छी रहेगी, पाउंड की भी अच्छी रहेगी इस वीक, और डॉलर की भी अच्छी रहने की चांसेस, यानी ओवरऑल मार्केट बेहतर रहेगी। एडवांस जीडीपी की क्वार्टर रिपोर्ट है, विच इज हाईली नेगेटिव रिपोर्ट। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में भी नेगेटिव। ये दोनों न्यूज़ जो हैं डाटा के अकॉर्डिंग हाईली नेगेटिव है, शदीद नेगेटिव न्यूज़ हैं डाटा जो आ रहा है। उसके बाद ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर ये है कि यूरो की मूवमेंट अच्छी रहेगी, लेकिन डाटा क्या आ सकता है या कॉन्फ्रेंस का मतन क्या होगा, ये डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस के बाद ही आएगा। अच्छा, उसके बाद कोर पीसी इंडेक्स है, जो कि एक एक पॉजिटिव न्यूज़ है, स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज़ है। एक होती है ना कि बहुत बड़ी बंदा कहता है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ही है। आप कह सकते हैं कि स्लाइटली पॉजिटिव है। अच्छा, अब जरा थोड़ा आगे बढ़ें टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। चार्ट ओपन हो गए। टिक्सी के ऊपर पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर नजर घुमाते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है, मैंने आपको कल भी खबर दी थी, कल कह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी एनालिसिस दिए थे, लास्ट टाइम भी आपको चीजें कुछ बताई थी, और वो चीजें ये थी कि अगर ये साइडवे ट्रेंड अबव ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड वगैरह और बाकी जो चीजें सेल जाएंगी, जैसे जीबीपी यूएसडी का अगर इधर ब्रेकआउट हुआ तो जीबीपी यूएसडी का भी ब्रेकआउट होगा नीचे, और यूरो यूएसडी का भी ब्रेकआउट हुआ, और हुआ भी, और काफी लोगों ने टीपीज भी किए, क्योंकि मैंने एंट्री पॉइंट्स भी दिए थे। अब उसके बाद साइड वेज ट्रेंड, अगेन मैं समझता हूँ इसको एक साइड वे ट्रेंड है, और H1 में या M30 के अंदर देखें तो मार्केट ऐसा लग रहा है कि बीरिश की तरफ रुझान जो है वो ज्यादा है। और अगर आप यूएसडी कैड को देखोगे तो कैड भी इसी तरह मूव कर रहा है जैसे डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है। तो मैंने एक मार्क कर लिया है H1 के टीएफ के ऊपर। अगेन अगर ये अबव ब्रेक होता है ऊपर की साइड के ऊपर, तो फिर मजीद मजीद जो गोल्ड है वो सेल जाएगा। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड ब्रेक होता है तो गोल्ड और दीगर जो करेंसीज हैं वो बाय की तरफ मूव करेंगी। ऐसा लग रहा है कि ये एक साइडवेज के अंदर रह सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगेन आप इस चीज को, रेक्टेंगल को इस तरीके से मार्क कर लें और वेट करें कि मार्केट क्या रिएक्शन देती है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था तो यूरो गिरा और एंट्री पॉइंट मिल गया। अब ये ऊपर ब्रेकआउट या नीचे ब्रेकआउट होता है, या इसके अंदर भी मार्केट रहती है, यानी सपोर्ट से ऊपर बाय जाती है मार्केट और रेजिस्टेंस से सेल आती है, तो हमें यूरो यूएसडी में फिर भी एंट्रीज मिल सकती हैं। यूरो यूएसडी की एंट्रीज की बात की जाए तो यूरो यूएसडी के अंदर प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट कंसीडर होगा। ये एरिया अगर मार्केट का ऊपर की साइड पे ब्रेक होता है, ब्रेकआउट उसी सूरत में होगा अगर जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो नीचे ब्रेकआउट होता है, तो ये ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। उसके अलावा भी, क्योंकि यूरो की न्यूज़ भी हैं, तो उसके अलावा भी ये ब्रेकआउट ऊपर कर सकता है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए आप लोगों को।
और अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है आपको सेल करना चाहिए। तो इसको मार्क कर लें, ब्रेकआउट के ऊपर फैसला कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर फैसला किया था, अब हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद जीबीपी यूएसडी की अगर हम डिटेल देखें, अच्छा टाइम फ्रेम साथ नोट करते जाइएगा। एट H1 के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है, और H1 के अंदर ही मैं देख रहा हूँ। जीबीपी यूएसडी की दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। एक तो जीबीपी यूएसडी एक एक तो जीबीपी यूएसडी जो है वो एक साइडवे ट्रेंड के अंदर है, H4 के साइडवे ट्रेंड के अंदर। तो मैं जीबीपी यूएसडी को अगर लॉन्ग टर्म एंट्री कंसीडर करनी है तो वो इस साइडवे ट्रेंड के टूटने के ऊपर ही होगी, लेकिन इसके अंदर भी काफी ट्रेड हुई। हमने ये वाला चैनल जो है ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया, ये वाला। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। H1 के अंदर हमने इसको बड़ा खूबसूरती से ट्रेड भी किया, रीटेस्ट भी हुआ, और बड़ा हमें इसने टीपी चिपी करवाई। अब अगर हम M30 और H1 के टीएफ के ऊपर देखें तो हमारे पास एक और चैनल बन रहा है। इससे पहले एक वेज पैटर्न भी बना, एक चैनल भी बन रहा है। अब अगर हमें, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर एंट्री डेफिनेटली बनती थी, सपोर्ट पे नहीं तो ये जो M30 का वेज था इसके ऊपर एंट्री लाजमी बन चुकी थी, लेकिन अब मजीद अगर हमें बाय सेल करना है तो मैं इसको प्रेफर करूंगा ब्रेकआउट के ऊपर। अगर अबव ब्रेकआउट होता है तो बाय की ट्रेड लेनी है, नीचे ब्रेकआउट होता है तो सेल की ट्रेड लेनी है। और अपनी परफॉर्मेंस को मैं बार हाँ कहता हूँ, एक ट्रेड लेना है, एसएल हो जाए, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन कम अज कम अपनी परफॉर्मेंस को 10 साल के लिए, और 10 साल कह रहा हूँ, 10 दिन के लिए या 10 ट्रेड्स के लिए मॉनिटर किया करें कि 10 दिन में कितनी ट्रेड्स ली, 10 ट्रेड्स में क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, मॉनिटर किया करें, फिर रिजल्ट निकाला करें, डरा ना करें। एक ट्रेड ले ली, एसएल हो गया या टीपी हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ना घबराना है। अगेन ट्रेड लेनी है 10, अगर 2 टीपीज भी होगी हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, उसी मेथड के साथ फिर ट्रेड्स लेनी है उसी तरीके से, और 10 ट्रेड्स के बाद अपने आपको रिव्यूज करना है, या कुछ दिन के बाद अपने आप को रिव्यू करना है कि कितनी ट्रेड्स ली, कितनी सक्सेसफुल मेथड क्या था, वगैरह वगैरह। अब ये अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है, जैसे कि मैंने फंडामेंटल्स की भी सिचुएशन बताई है कि पाउंड कंफ्यूज रहेगा, और यूरो की ये सिचुएशन, और डॉलर एक साइडवेज के अंदर है जो कि H1 का साइडवेज है। अगर डॉलर नीचे ब्रेक करता है डेफिनेटली ये ऊपर ब्रेक करेगा, अगर डॉलर ऊपर ब्रेक करता है डेफिनेटली ये नीचे की साइड पे ब्रेक करेगा। और नीचे की साइड के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो H1 के अंदर एंट्री बनती है, जिसकी टीपी आपको इस सपोर्ट के ऊपर ही मिलेगी, इस सपोर्ट पे आपको ट्रेड बंद करनी पड़ेगी, इस जगह पे। ठीक है, जिधर सपोर्ट है। और अगर साथ ही मार्केट H4 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर आपकी जो टीपी है वो इस लेवल तक मजीद वसी हो सकती है, आप उसी ट्रेड ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और नई ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगली बारी अगर हम देखें तो जीबीपी जेपीवाई को डिस्कस करते हैं। जीबीपी जेपीवाई हमारा ये वाला साइडवे ट्रेंड ब्रेक कर गया, फिर फ्लैग बनाया वो ब्रेक कर गया, फिर एक पीनट पैटर्न बनाया वो ब्रेक कर गया, और इस वक्त छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसको ट्रेड करना प्रेफर नहीं समझूंगा, क्योंकि जेपीवाई के इंटरेस्ट रेट का भी मैंने आपको एक बखूबी आइडिया दे दिया है कि जी जेपीवाई का इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, जेपीवाई का इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस सूरत में भी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर ये है कि इसके चांसेस है कि रिटर्न आए, अदरवाइज ये एक नई फ्लाइट भी पकड़ सकता है। तो अगर इस पेयर का मैं देखूं तो इंट्राडे में कुछ भी नहीं है, लास्ट टाइम था तो मैंने आपको गाइड किया था। इस पेयर के अंदर मैं ये वाली सपोर्ट को कंसीडर करूंगा, नीचे की साइड से अगर ये ब्रेक होती है देन। और ऊपर की साइड पे ऑलरेडी मार्केट एक ऐसा लग रहा है कि ब्रॉडनिंग वेज बना रही है, विच इज आल्सो रिवर्सल पैटर्न, बट प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चर उसका भी नहीं बन रहा। तो मुझे लगता है कि आप भाइयों को, अगर हम इसको इस स्विंग्स के साथ भी कनेक्ट करें तो भी हमें समझ नहीं आएगी। आप भाइयों को या तो वेट करना चाहिए टेक्निकल सेटअप का, या इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको एक एसएल के साथ, एक टाइट एसएल के साथ, क्योंकि D1 की ट्रेड है तो बड़ी लॉन्ग टर्म चल सकती है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी दे सकती है, और लॉन्ग टर्म होल्ड भी करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने में नाकाम होती है, एक अच्छा एविडेंस दे देती है, तो फिर आपको यहाँ तक सपोर्ट के करीब तक, ये सपोर्ट के मिड तक आपको सेलिंग मिल सकती है। लेकिन ये एक दहाने पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है ये मजीद जो है मार्केट इसको
बाय लेके जाना चाहती है, मार्केट मजीद बाय करना चाहती है, ऐसा फील होता है। अगर आप ट्रेंड का मोमेंटम भी देखें तो ट्रेंड का मोमेंटम भी यही चल रहा है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। वो शिफ्ट होना चाहिए लोअर हाई लोअर लो पे छोटे H4 के टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट इस तरह लोअर हाई बना दे और लोअर लो बना दे, फिर आपको D1 में एंट्री लेनी चाहिए। D1 में एंट्री तब लें जब H4 में लोअर हाई बन जाए या लोअर लो बन जाए, यानी एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गुफ्तगू करेंगे, मौजूए बहस बनाएंगे एक्स यूएसडी को, यानी गोल्ड के पेयर को, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर। मुझे पता आपकी ट्रेडिंग के अंदर रोजमर्रा के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो डिस्कस कर रहा था या कोशिश कर रहा था करने की आप लोगों के साथ, या मैं आपको जो गाइड कर रहा था, वो दो चीजें थी। एक तो मार्केट एक तो मार्केट इस स्ट्रक्चर को, ये जो बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर, इसको तोड़े और लोअर हाई और लोअर लो की तरफ जाए तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन हायर लो हायर हाई जितने बड़े अंदाज से थे और जितने बड़ी मूव के साथ थे, लोअर लो लोअर हाई D1 के अंदर उस मूव के साथ नहीं है। अगर आप देखें तो D1 का एक ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैग भी बन रहा है, और अगर ये फ्लैग हुआ तो फिर मार्केट डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देखें तो 2050 2055 पे ब्रेकआउट बनता है, फिर मार्केट 2100 भी कर सकती है और 2080 के करीब भी मार्केट क्लोजिंग दे सकती है। क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्सल अभी भी नहीं देख रहा, हालांकि अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो मार्केट ने सॉरी ये TL का एंगल जो हमने लिया हुआ था इधर से, उसको मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेक किया हुआ है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक ही रखना चाहती है या मार्केट चाहती है कि ये ब्रेक ही रहे, तो उसका उसका दूसरा एक और H4 में छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको देखूं तो मार्केट इससे पहले भी थोड़ा सा अगेंस्ट गई थी अपने ट्रेंड के, और मार्केट फिर बाय निकल गई थी। अब अगर हम दोबारा देखें तो मार्केट D1 में उसी तरह सिचुएशन को दोहरा रही है, और ब्रेकआउट के बाद बाय का फैसला हो सकता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले क्या फैसला हो सकता है मैं आपको बता दूं। उससे पहले ये जो एक चैनल टाइप का स्ट्रक्चर अवेलेबल है आपके पास, एक चैनल का स्ट्रक्चर है आपके पास, इसको आपको ट्रेड करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस जगह से रिजेक्शन लेती है। अगर मार्केट इस जगह पे कोई रिजेक्शन देती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस देती है, तो SL लगा के यहाँ पे सेल की तरफ जाएं और इससे नीचे अपनी TP को रखें। ठीक है, इससे नीचे अपनी TP को रखें और ट्रेलिंग स्टॉप का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर मार्केट ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करती है डायरेक्ट, अगर ब्रेकआउट हुआ तो डायरेक्ट ही होगा, मार्केट जलील करके ब्रेकआउट नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि अगर अब एक और स्विंग बन गया ना, फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना जो मैंने आपको बताया फ्लैग वाला, वो इनवैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसने एक दो स्विंग्स और बन गए तो इनवैलिड हो जाएगा, फ्लैग इतना लंबा तो होता ही नहीं है। फिर सेल ट्रेंड चलेगा, हर लोअर हाई के ऊपर आपको सेलिंग मिलेगी और हर लोअर हाई के ऊपर इस तरह आप चलते जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट नीचे से भी एक स्ट्रक्चर को, लोअर हाई को लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो भी बना सकती है। अगर लोअर लो बना दिया फिर तो सेल ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो कम से कम हम एक स्विंग तो ट्रेड करेंगे ही ना, क्योंकि हमें तो कोशिश ये करना है कि 2040 से बैठे और मार्केट 1990 पे चली जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म एंट्री भी बन जाती है, स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में भी आ जाती है, और इंट्राडे तो उसको आप नहीं कहेंगे। और अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो देन फिर हमारा जो टारगेट होगा वो फार्मूला एक्स से हम टारगेट निकालेंगे अपना। फर्स्ट स्विंग की हाइट को मेजर करें तो फर्स्ट स्विंग की हाइट बन जाती है तकरीबन तकरीबन 2097 2100 के ऊपर, 2095 के ऊपर। तो ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर तो 2095 टारगेट है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे एविडेंस देके, जो कि लग रहा है अभी तक के एविडेंस देके चली जाएगी नीचे, लेकिन लगने पे यकीन नहीं करना, ब्रेकआउट या एविडेंस के ऊपर यकीन करना है और उसके बाद एंट्री लेनी है आप लोगों ने। तो डेट्स इट। अभी भी मैं कहूंगा कि एविडेंस के ऊपर ही देखा जाए, और अभी इधर सेल मिल गई ना, फिर बेशक आप TP ना लगाना, आप ऐसा लगा लेना और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना, यानी ट्रेड आप यहाँ पे भी बेशक बंद ना करना। हर लोअर आई के ऊपर और ट्रेड ले लेना और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना या ब्रेक इवन का इस्तेमाल करना कि अपने SL को ट्रेल करना या अपनी एंट्री पॉइंट पे SL को मूव कर देना, लगा देना, ताकि आप सेफ हो जाओ, ट्रेड को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सको।
तो दैट्स इट, ये सिचुएशन है। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो कमेंट्स में लाज़मी बताया करें, और अगर लास्ट एनालिसिस से कोई अर्निंग हुई है तो भी कमेंट्स में बताया करें, नहीं हुई तो भी कमेंट्स में बताया करें। और इस एनालिसिस से, इस वीक के एनालिसिस से भी कोई हेल्प हुई है तो मेरे भाइयों ज़रूर बताया करें, ना भी हेल्प हो फिर भी ज़रूर बताया करें। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक मिलेंगे।